मिजुशिमा जब वो 12 साल का था तभी उसकी माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई और तब से वो अकेले जिंदगी जी रहा है। वो जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहा है। उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता है। उसके पास जीने का कोई पर्पज नहीं है। लेकिन एक दिन फाइनली उसे एक पर्पज मिलता है। तो क्योंकि उसकी माँ को फ्लावर्स बहुत पसंद थे तो वो डिसाइड करता है कि वो एक ऐसा फ्लावर बनाएगा जो कभी भी नहीं मुरझाएगा। विल्टेड फ्लावर्स रिटन बाय नाकामुरा हिनाता। ये एक वन शॉट मांगा है जो हमें एक बहुत ही सिंपल स्टोरी से एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन सिखाती है कि कैसे हमें मूव ऑन करना चाहिए, कैसे अपनी लाइफ के पर्पस को ढूंढना चाहिए और कैसे जिंदगी जीना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस कहानी की शुरुआत होती है जब मिजुशिमा 12 साल का था। उसे स्कूल में कुछ बच्चों ने बुली किया था क्योंकि उसे फ्लावर्स पसंद है। वो सब उसे लड़की बोल के चिढ़ा रहे थे कि ये लड़की है, इसे फूल पसंद है। तो वो रोते रोते घर आता है। वो अपनी माँ को ये सब कुछ बताता है तो उसकी माँ बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मुझे वो लड़के कूल लगते हैं जिन्हें फूल पसंद होते हैं। अब अगर तुम्हारा दोबारा कोई मजाक बनाए तो तुम मुझे बताना। एंड ऐसे वो उसे हौसला देती है जिससे मिजुशिमा काफी खुश होता है। लेकिन यही उसके आखिरी खुशी के पल थे क्योंकि एक एक्सीडेंट में उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। तो मिजुशिमा का इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान था और अब वो भी चली गई। मिजुशिमा खूब रोता है एंड फिर वो उनका फ्यूनरल करता है। वो उनके फ्यूनरल से एक फूल उठा ले आता है क्योंकि उसकी माँ को फूल बहुत पसंद थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है तो वो फूल मुरझाने लगता है और उस मुरझाते हुए फूल को देख के वो और ज्यादा दुखी होने लगता है क्योंकि वो फूल उसे उसकी माँ की याद दिलाता है कि कैसे वो भी ऐसे ही धीरे धीरे मुरझा गई, इस दुनिया को छोड़ के चली गई। तो यहाँ उसके दिमाग में एक ही थॉट आता है कि अगर ये फूल कभी मुरझाए ही ना तो कैसा रहेगा। और यहीं से वो डिसाइड करता है कि वो एक ऐसा फूल बनाएगा जो कभी भी नहीं मुरझाएगा। तो अब कुछ साल बीत जाते हैं। मिजुशिमा अब काफी बड़ा हो चुका है एंड वो सारा टाइम अपनी रिसर्च में लगाता है कि कैसे वो एक इटर्नल फ्लावर बना सकता है। उसका और किसी भी चीज में मन नहीं लगता है। वो बस दिन भर इसी में लगा रहता है। वो अपनी ग्रेजुएशन के लिए इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है कि वो एक इटर्नल फ्लावर बनाएगा। तो वो मिस्टर ताकेउची के ऑफिस में ही अपना सारा काम करता है। मिस्टर ताकेउची उससे पूछते हैं क्या तुम आज भी घर नहीं गए? तो वो कुछ भी नहीं बोलता है। वो उससे बोलते हैं कि तुम्हें अपनी सेहत पर भी ध्यान देना चाहिए, कितने टाइम से तुम अच्छे से सोए भी नहीं हो, तुम्हारी आंखों पर गड्ढे पड़ गए हैं। बट यहाँ मिजुशिमा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उसका सिर्फ एक ही गोल है, इटर्नल फ्लावर बनाना। यहाँ मिस्टर ताकेउची उससे बोलते हैं चलो मुझे अब अपनी क्लास लेने भी जाना है। तो यहीं पास की एक फ्लावर शॉप से एक डिलीवरी आएगी, प्लीज उसे तुम ले लेना। तो मिजुशिमा बोलता है ठीक है एंड फिर ताकेउची चला जाता है। और यहाँ मिजुशिमा फिर से अपने इटर्नल फ्लावर प्रोजेक्ट पे लग जाता है एंड तभी वो डिलीवरी भी आ जाती है। यहाँ ये लड़की मिजुशिमा के एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ फ्लावर्स लाई है तो वो उन्हें ताकेउची के ऑफिस में रखवा देता है। लेकिन यहाँ वो लड़की बोलती है अभी बाहर बहुत सारे हैं, बट क्योंकि अब उस ऑफिस में बिल्कुल भी रखने की जगह नहीं है तो वो उस लड़की के साथ उन फ्लावर्स को बाहर ही रखवाने लगता है। यहाँ वो लड़की उससे पूछती है क्या तुम ही इटर्नल फ्लावर की थीसिस पर काम कर रहे हो? तो मिजुशिमा बोलता है हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तो वो बोलती है मुझे प्रोफेसर ने बताया और ये फूल लाने के लिए बोला। उन्होंने कहा कि मेरे ऑफिस में एक लाइफलेस स्टूडेंट है जिसकी आंखों पर गड्ढे पड़ गए हैं। वो एक इटर्नल फ्लावर बनाना चाहता है, एक ऐसा फूल जो कभी भी नहीं मुरझाएगा। तो ये सुन के मिजुशिमा थोड़ा एम्बेरेस होता है। आगे वो बोलती है कि प्रोफेसर को तुम्हारी चिंता है एंड फिर वो पूछती है कि आखिर तुम ये इटर्नल फ्लावर क्यों बनाना चाहते हो? तो मिजुशिमा बोलता है क्योंकि मुझे फूलों को मुरझाता हुआ देखना नहीं पसंद है। मरना इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन जब मुझे पता लगता है कि कोई मरने वाला है तो मैं वो देखना नहीं चाहता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है और इसीलिए मैं ये इटर्नल फ्लावर बनाना चाहता हूँ। मैं जब भी किसी फूल को मरता हुआ देखता हूँ तो मुझे मेरी मॉम की याद आती है और इसीलिए मैं हमेशा अकेला ही रहता हूँ, किसी के ज्यादा करीब नहीं आता हूँ क्योंकि एक ना एक दिन वो तुम्हें छोड़ के चले ही जाएंगे। ये सब सुन के वो बोलती है तो तुम्हें फ्लावर्स बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे भी फ्लावर्स बहुत पसंद है, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि वो एक फ्लावर शॉप ओनर है। वो फूलों की ही देखभाल करती है। तो ऐसे ही उन दोनों की बॉन्डिंग बढ़ने लगती है। वो डेली मिलके बातचीत करने लगते हैं। एक दिन ऐसे ही वो बैठ के खा रहे होते हैं। हानामोरी उससे बोलती है मैं काफी टाइम से सोच रही हूँ कि अगर तुमने इटर्नल फ्लावर बना दिया तो फिर फ्लावर शॉप्स की कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। मुझे लगता है तुम्हें ये रिसर्च रोक देनी चाहिए क्योंकि मुझे फूलों की देखभाल करना बहुत पसंद है। तो मिजुशिमा बोलता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और फिर वो एक छोटी सी चॉकलेट खाने लगता है जो देख के वो बोलती है क्या तुम बस इतना सा ही खाओगे? क्या तुम डाइट पर हो?
तो वो बोलता है नहीं, मेरा बजट बहुत टाइट है, मेरे सारे पैसे मेरी रिसर्च पर ही जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं सिर्फ इतना ही खाता हूँ। तो वो पूछती है फिर तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो? तो वो बोलता है कुछ भी नहीं, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ। जो सुन के हानामोरी बिल्कुल चौंक जाती है। वो बहुत ज्यादा गुस्से से बोलती है ऐसे तुम मर जाओगे, सबसे पहले तुम्हें अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए, वरना तुम अपना प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो वो बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मौत तो कभी भी आ सकती है, कोई भी कभी भी मर सकता है। जब से मेरी मॉम की डेथ हुई है तब से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एंड इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर हानामोरी डेली फ्लावर्स डिलीवर करने उसके ऑफिस में जाने लगती है, जहाँ मिजुशिमा उसे अपनी रिसर्च के बारे में अपडेट देता रहता है, जो हानामोरी को समझ नहीं आता है क्योंकि वो एक्सप्लेन करने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स यूज करता है। लेकिन इसके बावजूद हानामोरी उसकी सारी बातें सुनती है और यहाँ वो उसके लिए खाना भी लेके आई हुई है ताकि उसकी सेहत ठीक हो सके। तो मिजुशिमा उसका शुक्रिया करता है एंड ऐसे ही अब वो डेली उसके लिए खाना लाने लगती है, जहाँ मिजुशिमा डेली उसे अपनी प्रोग्रेस के बारे में बताने लगता है। और अब मिजुशिमा की आंखों के गड्ढे भी ठीक होने लगे हैं, वो पहले से ज्यादा लाइवली दिखने लगा है क्योंकि वो हानामोरी की वजह से अच्छा खा रहा है, अच्छी नींद ले रहा है और अब अपनी रिसर्च पे और भी अच्छे से फोकस कर पा रहा है। यहाँ हानामोरी बोलती है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम बहुत मुरझाए हुए थे, इसीलिए मैंने तुम्हारी देखभाल करना शुरू किया, क्योंकि जब कोई मुरझाया फूल फिर से खिलता है तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ। तो यहाँ मिजुशिमा उसका शुक्रिया करता है। आगे वो बोलती है कि अब मेरा अगला मिशन है तुम्हें स्माइल करता हुआ देखना। तो वो बोलता है ऐसा कभी नहीं होने वाला है, मैं स्माइल नहीं करता हूँ। एंड इसके बाद वो दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। यहाँ मिजुशिमा फिर से अपनी रिसर्च पर लग जाता है। वो मन में बोलता है कि हानामोरी को मेरी रिसर्च के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो मेरी सारी बातें सुनती है। अब से मैं उसे बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाऊंगा तो शायद उसे समझ आने लगे। और देखा जाए तो मैं पहली बार अपनी रिसर्च पे इतनी प्रोग्रेस कर पाया हूँ थैंक्स टू हानामोरी। एंड इसके बाद वो वापस से अपनी रिसर्च पर लग जाता है। वो अपने क्लासमेट्स को अपनी प्रोग्रेस के बारे में बताता है तो वो उससे बोलते हैं कि अगर ऐसे ही तुम प्रोग्रेस करते रहे तो तुम जरूर एक इटर्नल फ्लावर बना लोगे। एंड फिर कुछ दिनों के बाद मिजुशिमा पहली बार हानामोरी की शॉप पर जाता है, जो देख के वो बिल्कुल शॉक हो जाती है कि तुम पहली बार यहाँ आए हो। वो उससे पूछती है क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो वो बोलता है नहीं, एक्चुअली क्या तुम्हें याद है मैं इटर्नल फ्लावर की बात कर रहा था? तो वो बोलती है हाँ। तो मिजुशिमा बोलता है मैंने वो बना लिया है। जी हाँ, उसकी रिसर्च पूरी हो गई है एंड उसने एक इटर्नल फ्लावर बना लिया है। मिजुशिमा वो फ्लावर हानामोरी को दे देता है। वो बोलता है तुम इसे रख सकती हो, ये तुम्हारे लिए है, मैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए दूसरा बना लूंगा। तो हानामोरी बोलती है तो ये फूल हमेशा ऐसे ही रहेगा, कभी भी नहीं मुरझाएगा? तो वो बोलता है हाँ, बस तुम्हें डेली इसका पानी चेंज करना होगा। और ये सुन के वो थोड़ी दुखी हो जाती है, जो देख के वो बोलता है कि ये तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हो पाया है, तो इसीलिए मैं सबसे पहले तुम्हें देना चाहता हूँ। एंड ये सुन के हानामोरी बोलती है सॉरी, लेकिन मैं ये नहीं ले सकती हूँ, मैं इतने वैल्यूएबल फ्लावर को डिजर्व नहीं करती हूँ। तो मिजुशिमा निराश होकर वो फूल लेके वापस चला जाता है। अब वो हमेशा बस उसी के बारे में सोच रहा है कि आखिर हानामोरी ने ये फ्लावर क्यों नहीं लिया, क्या मैं कुछ ज्यादा ही फॉरवर्ड हो गया था? तो वो दिन भर बस यही सोचता रहता है। और अब हानामोरी ने भी उसके ऑफिस आना बंद कर दिया है, तो वो सोचता है कि ये सब मेरी गलती है, हानामोरी अब मुझे अवॉइड करने लगी है। एंड फिर तभी वहाँ एक फ्लावर डिलीवरी वाला आता है एंड ये हानामोरी के फादर हैं। वो बोलते हैं अब से मैं ही शॉप देख रहा हूँ क्योंकि मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है। और ये सुन के मिजुशिमा बिल्कुल चौंक जाता है। वो उनसे पूछता है कि उसे क्या हुआ है? तो वो उससे पूछते हैं क्या तुम ही मिजुशिमा हो, क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ? एंड फिर वो उसे बताते हैं कि हानामोरी को बचपन से ही एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, वो बहुत बार हॉस्पिटलाइज्ड हो चुकी है, लेकिन इस बार डॉक्टर्स ने बोल दिया है कि अब कोई भी दवाई असर नहीं करेगी, अब उसका इलाज नहीं हो सकता है, वो किसी भी वक्त मर सकती है और इसीलिए वो किसी के ज्यादा करीब नहीं आती है। एंड ये सब सुनते ही मिजुशिमा तुरंत उससे मिलने हॉस्पिटल जाने लगता है। हानामोरी उसे वहाँ देख के बोलती है मैं नहीं चाहती थी कि मेरी इस हालत के बारे में तुम्हें पता चले, तुम एक इटर्नल फ्लावर बना रहे थे और मैं खुद डेथ डोर पे थी, तो मैं तुमसे दोस्ती करके तुम्हें फिर से उदास नहीं करना चाहती थी। आगे वो बोलती है तुम्हें ये इटर्नल फ्लावर मुझसे किसी बेहतर इंसान को देना चाहिए, क्योंकि मैं इसे मुरझाने दूंगी, मैं आने वाले 10-20 साल तक इसे पानी नहीं दे पाऊंगी, मैं ये प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाऊंगी, मैं कभी भी इस दुनिया को छोड़ के जा सकती हूँ, तो मेरे पास ये फ्लावर बस वेस्ट ही होगा। और इतना बोल के वो जोर जोर से रोने लगती है। तो मिजुशिमा बोलता है मुझे माफ कर दो, जिस दिन मेरी
मेरी माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी, तभी मैंने डिसाइड किया था कि मैं बॉटनी प्रोफेसर बनूंगा और इसीलिए मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने अपना सारा टाइम सिर्फ किताबों पे लगाया ताकि मैं अपनी मॉम को भूल सकूं और मैंने एक इटरनल फ्लावर बनाने का डिसाइड किया, जो कि मैंने बना भी लिया है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी माँ को भुलाने के लिए किसी इटरनल फ्लावर की जरूरत नहीं है, बट आई एम ग्लैड कि मैंने इसे बनाने का डिसाइड किया, क्योंकि इसी रिसर्च की वजह से मैं तुमसे मिल पाया। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये सुन के हानामोरी उसके गले लग जाती है। वो बोलती है, आज तक तुमने मुझसे जो भी बोला है उसमें से ये समझाना सबसे आसान था, क्योंकि तुम हमेशा अपनी रिसर्च की बात करते थे। और ये सुन के मिजुशिमा स्माइल करने लगता है, जो देख के वो बोलती है, तो फाइनली तुमने स्माइल कर दिया। जो सुन के वो बोलता है, नहीं ये तुम्हारी इमेजिनेशन है। तो फाइनली मिजुशिमा समझ गया है कि जब एक फूल मुरझाता है तो तभी वो दोबारा से खिलता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। सेम गोज विद ह्यूमंस। जब कोई इंसान मरता है तब वो उसका दी एंड नहीं होता है, वो एक नई लाइफ की शुरुआत होती है। हमें उसको एम्ब्रेस करके मूव ऑन करना चाहिए, अपनी जिंदगी को आगे जीना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही मिजुशिमा की माँ भी चाहती। तो ऐसे ये मांगा खत्म होती है। आई होप कि इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।